बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं अपने से आने वाली नस्ल के कुछ ऐसे नौजवानों से मिलता हूँ जो पाकिस्तान में उर्दू ज़बान या पंजाबी ज़बान, पश्तो किसी भी ज़बान के अदब के हवाले से कुछ अनोखा कर रहे हैं, मौसीकी के हवाले से कुछ जुदा कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि खुशी ये भी होती है कि हम अक्सर जब बात करते हैं, अरे अब तो कोई पढ़ता नहीं, अरे ये नौजवान नस्ल तो इंस्टाग्राम की होकर रह गई, अरे ये तो सारी की सारी नस्ल शायद सिर्फ टिकटॉक पे बैठी है। ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो क्या सरोद हो, हारमोनियम हो, सितार हो, तबला हो, उसकी तारीख़ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, उसको सीखते हैं, उसके साथ खेलते हैं और नए नए अंदाज हमारे सामने लेकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अदब की अगर हम बात करें तो शायरी के अंदर कुछ नया सा कर रहे हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत छोटे से थे, तब से मैं उनको जानता हूं और उस वक्त नया नया जैसे कहते हैं ना कि बाग में नया फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलती है। बिल्कुल इसी तरह से अमार अजीज़ को आज से 12-13 साल पहले जब मैंने जानना शुरू किया एज ए यंग फिल्म मेकर, तो इनके ख्याल और इनके सोच को सुनकर, देखकर, उसके बारे में जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं सोचता था कि पता नहीं बात बनेगी कि नहीं। लेकिन ओवर द इयर्स, पिछले 15 साल को मैं मुड़ के देखता हूं तो अम्मार ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है एज ए यूनिक फिल्म मेकर, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, पाकिस्तान में, भारत में, कनाडा, अमेरिका, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में इनका काम दिखाया जाता है। और अब कुछ अरसे से ये उर्दू ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान में शायरी कर रहे हैं। जॉन एलिया की ऑफिशियल जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रही है उनके वर्क्स की, उनके काम की, उनकी शायरी की, वो अम्मार कर रहे हैं। और बहुत ही यूनिक काम जो अम्मार कर रहे हैं, जिस पे आज मैं बात करना चाहूँगा, वो ये कि ये शायद पहले अंग्रेज़ी के शायर हैं जो अंग्रेज़ी में गज़ल कह रहे हैं। अंग्रेज़ी में पोएम होती है, ये जो हमारा गज़ल की तर्ज है, इसको अंग्रेज़ी में कैसे ये बांधते हैं, ये आज हम इनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आदाब, बहुत शुक्रिया तौसीक साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर टुडे। और सबसे पहले आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आपने इतना जेनरसली इंट्रोडक्शन करवाया। मेरा गला कुछ ख़राब है और जॉन का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खराशे नगमा से सीना छिला हुआ है मेरा, फुगा के तर्क ना की नगमा परवरी मैंने। तो ये जो मौसम है और जो स्मोक है और ये सब हालात हैं उसकी वजह से, और आपकी खूबसूरत आवाज़ के सामने तो वैसे ही सब आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। अरे 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 नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी नस्ल की आवाज़ को सुनना पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी नस्ल तुम्हारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बांधे, क्योंकि तुम लोगों के पास जो सोल्यूशंस हैं आर्ट, कल्चर और इंक्लूसिविटी के हवाले से, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के हवाले से, वो शायद मेरी नस्ल के पास नहीं थे। कहानी कहाँ से शुरू करें? जॉन एलिया को अंग्रेजी में तर्जुमा कर, क्या पहले कभी नहीं हुआ? बिल्कुल, जॉन साहब का जो काम है, अव्वल तो तर्जुमा तो दूर की बात, यानी उनका जो ओरिजिनल काम है वो भी सारा उनके वफ़ात के बाद ज़्यादातर काम मंजर आम पे आना शुरू हुआ। जॉन साहब की ज़िंदगी में एक ही किताब, उनकी पहली किताब शायद जो थी वो आई, और दूसरी किताब अभी मुरतब हो रही थी, वो कंपाइलेशन उसकी अभी प्रोसेस में थी, तो जॉन साहब पास्ट अवे। और बाकी जितना भी उनका काम है वो अब उनके जाने के बाद मंजर आम पे आ रहा है। और इसके लिए मैं शुरू में ही जिक्र करना चाहूँगा खालिद अहमद अंसारी साहब का, जो कि कराची में जॉन साहब के दोस्तों, शागिर्दों में से हैं, और सारा उनका जो काम कंपाइल किया है खालिद ने। बल्कि खालिद के बारे में बड़ी अच्छी खूबसूरत बात, एक हमारे दोस्त हैं शामिल शम्स, जो कि जॉन के अनदर ऑफ हिज स्टूडेंट्स और वो खुद भी राइटर हैं, वो कहते हैं कि खालिद इज़ टू जॉन व्हाट मैक्स ब्रॉड इज़ टू काफका, कि काफका का जिस तरह से काम प्रिजर्व करने में मैक्स ब्रॉड ने अपना रोल प्ले किया था, उसी तरह से खालिद अंसारी ने जॉन का काम कंपाइल करने में। लेकिन नुक्ता ये था कि वो काम अब मंजर आम पे आ रहा है, तो एक किताब उनमें से इस साल भी आ रही है। तो जॉन साहब को गए हुए तो कई साल हो गए हैं, लेकिन उनका काम तो इसी तरह तर्जुमा जॉन साहब का नहीं हुआ पहले, और ये बस मेरी खुशकिस्मती है। और बस ये आप समझ लीजिए कि एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको समझते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ। मुश्किल है बिल्कुल। देखिए, शायरी का तर्जुमा तो वैसे ही एक ऐसा टास्क है जिसके बारे में, जिसको अगर ये कहा जाए कि ये इम्पॉसिबल है तो कोई मुबालगा राय नहीं होगी, क्योंकि शेर जो है वो एक ट्रांसलेटेबल
मीडियम नहीं है, हमेशा नहीं होता। और क्योंकि उसकी एक अपनी मौसीकियत होती है, उसका अपना एक सौती निज़ाम होता है, खाली मीनिंग नहीं है ना प्रोज़ की तरह, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप सिर्फ ज़बान में उसकी एक एस्थेटिक सेंस भी है, उसमें एक रिदम है, उसकी एक जमालियात है शायरी की, तो उसको आप किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो बस ये सब चीज़ें हैं और ये सब अभी बस लेकर चल रहा हूँ इसको, और कुछ चीज़ें अभी उनमें से सामने आई हैं, लेकिन उम्मीद है और इरादा ये है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये किताब सामने आ जाए, जिसमें तुम उर्दू में भी कहते हो, अंग्रेज़ी में भी कहते हो, और अंग्रेज़ी में गज़ल, ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, देखिए गज़ल की तारीख़ जो है वो हज़ारों साल पे मुहित है, यानी सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है, और ये अरबी फ़ारसी से होती हुई बाकी ज़बानों में इसकी ट्रेडिशन जो है वो हमें नज़र आती है, वो फैलती हुई। अब क्या है कि गज़ल जब उर्दू में हमारे यहाँ भी आई और फिर बाकी ज़बानों में भी, उसका एक ख़ास अंदाज़ है, उसका एक ख़ास क्राफ्ट है, एक ख़ास स्ट्रक्चर है जो उसको डिफ़ाइन करता है, और ये एक ऐसा वो अपने अंदर एक रम्ज़ समोए हुए है, वो जो उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर है कि वो दुनिया भर में शायरों को अपनी तरफ खींचता है, इंस्पायर करता है। तो वेस्टर्न लैंग्वेजेस में भी कुछ शायरों ने, जिस तरह गोएथे ने जर्मन में गज़ल कही, लोरका ने गज़ल कहने की कोशिश की, लेकिन somehow or the other हमें लगता है कि वो उस तरह से वेस्टर्न लैंग्वेजेस में वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्या है? बिल्कुल, गज़ल जो है, देखिए गज़ल की तो एक डेफिनेशन है जिस पर वो अगर वो पूरा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मतला होगा, यानी एक शेर होगा जो एक ही बहर में, एक ही वज़न में बांधा हुआ होगा, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, जी बिल्कुल, जिसमें एक रदीफ़ और काफ़िया शायर इस्टेब्लिश कर देता है। उसके बाद जितने अशार होंगे सारे वो उसी बहर में ज़ाहिर है वो कंटिन्यूसली चलेंगे, और उन्हीं कवाफ़ी का ख्याल रखे हुए होगा शायर, मतलब रदीफ़ व काफ़िया मेंटेन करेगा। तो ये उसकी बुनियादी डेफिनेशन है। और दूसरी बात ये जो इसको नज़्म से अलग करती है वो ये है कि गज़ल में हर शेर एक स्टैंड अलोन भी है, उसका एक अपना मफ़हूम भी है, वो उसका कोई एक नैरेटिव ज़रूरी नहीं है हो, या एक ही मूड की गज़ल पूरी ज़रूरी नहीं है हो, मतलब वो हर शेर एक अलग कहानी हो सकता है, वो उसका एक अपना मूड हो सकता है। अब आपके पहले वाले सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ कि अंग्रेज़ी में जिन लोगों ने गज़ल की कोशिश की और गज़ल कहते रहे, उन्होंने इतनी ज़्यादा लिबर्टीज़ ली कि वो कहीं ना कहीं जो उसका जो चीज़ गज़ल को डिफ़ाइन करती है, मतलब जो उसकी फॉर्म है, वो जब आपने उससे आज़ाद आप हो गए तो वो फिर गज़ल ना रही। लेकिन मैंने ये कोशिश की और कर रहा हूँ, और अपने असातिज़ा की मेहरबानी की वजह से और गाइडेंस की वजह से, कि वो किसी न किसी हद तक वो जो हमारा ख़ास गज़ल का लहजा है वो इंग्लिश में किस तरह से हम कह सकते हैं, और उसको और ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं। देखिए, जब फ़ारसी में गज़ल लिखी जाएगी, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, मराठी में, तो उसकी डेफिनेशन तो वही रहेगी ना उस मीडियम की। जिस तरह एक राग है, अब वो राग आप चाहे वो गा रहे हैं, राग एमन, चाहे वो सरोद पे बजा रहे हैं, चाहे वो हारमोनियम पे बजा रहे हैं, तो जो एमन का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी तरफ से कोई उसमें बेढंगे सुर लगाएं और आप फिर ये कहें कि ये राग एमन ही है। कुछ इनायत हो, कुछ सुनाओ। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल कुछ मैं अंग्रेज़ी की के चंद अशार से पहले उर्दू के चंद अशार सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। और चूँकि ये देखिए एक ही रिवायत है, और चाहे आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं या उर्दू में, तो चंद उर्दू के अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक तारीक शहर था तन्हा, एक तारीक शहर था तन्हा, उसमें रक्सा थी बस हवा तन्हा। एक तारीक शहर था तन्हा, उसमें रक्सा थी बस हवा तन्हा। पहले तन्हाई का हुजूम रहा, पहले तन्हाई का हुजूम रहा, फिर तेरे साथ मैं चला तन्हा। पहले तन्हाई का हुजूम रहा, फिर तेरे साथ मैं चला तन्हा। एक कयामत बपा रही बाहर, और मैं अंदर पड़ा रहा तन्हा। अच्छा, और एक शेर और सुन लीजिए, फिर मैं अंग्रेजी की तरफ आता हूँ कि एक कयामत बपा रही बाहर, और मैं अंदर पड़ा रहा तन्हा। हम जहाँ में बहुत अकेले हैं, हम जहाँ में बहुत अकेले हैं, आसमानों में है खुदा खुदा। वाह वाह, क्या अच्छा,
क्या अच्छा, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा ये बताओ कि जो अंग्रेजी की शायरी करते हो उसको सुनने से पहले ही सवाल है जी जी कि जब ख्याल उतरता है तो वो ख्याल खुद ही बताता है कि ज़बान कौन सी होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये देखिए शायरी की जो इंस्पिरेशन है, अगर आप बायलिंगुअल पोइट हैं तो कई बार आपको वो एक ख्याल, एक इमेज स्ट्राइक की है, और ज़बान उस वक्त आप अगर बायलिंगुअल हैं और आप दोनों ज़बानों में आसानी से शेर कह रहे हैं तो कई बार आपने ये चूज़ करना है कि ये आइडिया जो है दोनों ज़बानों में कहा जा सकता है। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं आसानी से दोनों ज़बानों में सीख रहा हूँ अभी शेर कहना और कह रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि कई बार ये बहुत नेचुरल होता है कि आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती उसके लिए कि भाई ये आइडिया ऐसा नहीं। अब जो उर्दू में शेर कहे गए हैं ये अंग्रेज़ी में भी इसी तरह कहे जा सकते हैं, और जो अंग्रेज़ी में शेर कहे जा रहे हैं वो उर्दू में भी कहे जा सकते हैं। लेकिन गज़ल में ये ज़रूर होता है कि उसकी क्राफ्ट जो है ना, कई दफ़ा या उसमें जो उसकी कैद है वो डिसाइड कर रही होती है आपके थीम्स भी क्या होंगे। मतलब जिस तरह इसमें अगर हम देख रहे हैं कि चला तन्हा खुदा तन्हा, खुदा चला उड़ा रहा, ये काफ़िया है, तो कोई एक ऐसा हम काफ़िया लफ्ज़ जो होगा जो इसी पे पूरा उतरता हो, कई बार हम उसको बुनियाद बनाकर एक ख्याल को वो जन्म देता है कि अगर हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से हम उसको बांध सकते हैं उस शेर में। आई होप आई एम क्लियर इनफ। हाँ जी जी बिल्कुल, हम समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में कुछ इनायत हो। सम स्टार्स विल स्प्लिट, some stars will stay. Some stars will split, some stars will stay. The earth has died, but Mars will stay. वाह वाह। Some stars will split, some stars will stay. The earth has died, but Mars will stay. My songs won't fade when I'm not here. My songs won't fade when I'm not here, and if they fade, guitars will stay. And once I die, I'll drink no more, but they will drink and bars will stay. Or your Lord will heal your wounded soul. Your Lord will heal your wounded soul. Your scars will go, my scars will stay. वाह वाह वाह। Your scars will go, my scars will stay। देखिए मैं रदीफ काफिया चल रहा है, गजल जैसे होती है। अंग्रेजी शायरी के अंदर तो हम वो पोएम वाली चीज हमेशा विलियम ब्लेक और सबकी पढ़ते, वर्ड्सवर्थ की और शेक्सपियर की, मतलब जो गजल भी जो लोग कह रहे हैं वो इतना ज्यादा उसको आजाद कर देते हैं उस गजल के स्ट्रक्चर से। तुमने बिल्कुल वो जो रदीफ काफिये को बांधना है उसको रखा है साथ। बहुत अच्छे, बहुत। और इसका इसी का मक्ता है कि पोएट अम्मार हैज लॉन्ग बीन डेड, द वर्ड्स ही लॉक्ड इन जार्स will stay. The words he locked in jars will stay. Thank you. The poet Ammar has long been dead. Has long been dead. The words he locked in jars will stay. Some stars will split, some stars will stay. The earth has died, but Mars will stay. बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा अम्मार, मुझे वो अम्मार अजीज़ याद आ रहा है जो कि 12-13 साल पहले मुझे एक नौजवान अम्मार अजीज़ मिला था, फिल्म मेकर का, पैशनेट, और ये भी करना है ज़िंदगी में, वो भी करना है, वो भी करना है। क्या अब इस स्टेज पे आके थोड़ा सा ठहराव आया है? मेरा ख्याल है वो ठहराव कभी आना नहीं चाहिए। वो जो दीवानगी है ना, जिसको कुछ लोग डिवाइन मैडनेस कहते हैं, मैं तो उसका बहुत कायल हूँ। वो इंतशार आपके अंदर रहना चाहिए कि आप, और वो जो एक एक्सपेक्टेशन है ना कि एक इंसान सिर्फ एक काम करेगा, मेरा ख्याल है वो एक मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी की या कैपिटलिज्म की वो एक्सपेक्टेशन है कि उनको एक मज़दूर चाहिए ना, कि एक क्राफ्ट्समैन है वो वही काम कर सकता है, भाई एक डॉक्टर है। भाई ऐसा नहीं है। जो पुराने ज़माने में लोग थे बुज़ुर्ग, वो बहुत सारे काम करते थे, मैथमेटिशियंस भी थे, म्यूजिशियंस भी थे, शायर भी थे, फिलोसफर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं खाना भी अच्छा पकाते थे। खाना भी अच्छा पकाते थे, मैं भी अच्छा पकाता हूँ, आप किसी दिन आइए। अरे वाह, ये तो नेकी और पूछ पूछ। जी जी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बाय चॉइस नहीं है ऐसा। मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों की शख्सियत ऐसे होती है खुदा की तरफ से या उनके माहौल की तरफ से। तो तुम्हारा इज़्तिराब रहेगा? ये इज़्तिराब बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। मैं तो समझता हूँ जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरह एक जिन डायरेक्शंस में काम मैं कर रहा हूँ, वो वाला इज़्तिराब तो बढ़ रहा है, वो जो तख्लीकी इज़्तिराब है। और वो उसकी फुलफिलमेंट उस वक्त होती है जब आप जैसे दोस्त
और बाकी जो हमारे चाहने वाले हैं वो उस काम की पजीराई करते हैं। मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि मेरी पहली किताब जो है नज़मों की वो आने वाली है। इट्स कॉल्ड द मिसिंग प्रेयर, फोर्थ कमिंग है वो अंग्रेज़ी में। वो नज़मों की किताब है और उसमें गज़ल नहीं है कोई, और गज़लों का जो मजमूआ है वो उसके बाद आएगा। इवन दो लेटली आई हैव जस्ट बीन राइटिंग गज़ल्स फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो वो कुछ पुराना काम है, वो अभी बस आने वाला है और वो साइमल्टेनियसली 2 मुल्कों से पब्लिश हो रहा है। अमार, ये बतलाओ कि 21वीं सदी का पहला क्वार्टर मुकम्मल होने को है, कितना ज़रूरी है कि उस्ताद और फलाने उस्ताद और वो सरोद के उस्ताद और तबले और सारंगी के उस्ताद और सितार के उस्ताद, उनको हम याद करें, उनका काम सुने, 1.5 घंटे के क्लासिकी राग सुने। ये रागनियाँ सुनना, ये ठुबरी दादरा सुनना, ये सितार की लंबी लंबी नशिस्त को तजुर्बे में लाना, आजकल के दौर के, आजकल के नौजवान बच्चे के लिए क्या फ़ायदा? क्लासिकी मौसीकी का जो इर्तिका है वो इसी तरह हुआ है हमारे यहाँ इस खित्ते में कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू पर, और जब कभी करने की कोशिश की गई वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए जो फ्यूजन के नाम पे बहुत सारा काम होता है, वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन उससे वो जो क्लासिकल म्यूज़िक का अपना उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब आप जितना मर्ज़ी उसको मॉडर्नाइज़ कर लें वो रहेगा। तो क्लासिकल म्यूज़िक का या म्यूजिशियंस का कभी ये मसला नहीं रहा कि कितने लोग उसको सुन रहे हैं, नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं। वो आर्टिस्ट जो है वो प्राइमरीली अपने लिए और खुदा तक पहुंचने के लिए और अपने असातिज़ा को राज़ी करने के लिए वो रियाज़त करता है और वो बजाता है। मतलब ये बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि पहली स्टेज ये है कि वो जो आप चीज़ बजा रहे हैं, गा रहे हैं, वो आपके सामीन को पसंद आए। उसकी दूसरी स्टेज ये है कि वो आपके उस्ताद को पसंद आए, और आखिरी स्टेज ये है कि वो खुदा को या उस डिवाइन, बिल्कुल। तो हमने तो देखिए अब अपनी शायरी में भी और बाकी कामों में भी जो क्लासिकल म्यूज़िक से ये सीखा है कि किस तरह से रियाज़त जो है वो कितना ज़रूरी है। मतलब चाहे कुछ भी आप करें, चाहे आप कुछ भी करें, जिस तरह आप जो काम कर रहे हैं अब आपकी रियाज़त है कई दिहाइयों की, और ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और मुझे इस वक्त पता है कि मैं इस वक्त आपसे बात करते हुए मतलब जाहिर है कि आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको के अंदर वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपकी रियाज़त है। इसी तरह मेरा ख्याल है किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में या किसी भी आर्ट फॉर्म में वो रियाज़त बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हमने ये सीखी है कि कितना ज़्यादा आजिज़ रहा जाए कि काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही ज़्यादा जितना काम आप कर रहे हैं आपके अंदर आजिज़ी उतनी ही ज़्यादा आ रही है, वो बर्तन भरता जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। भाई अमार, बहुत लुत्फ़ आता है हमेशा तुमसे मिलकर। तुम उन पाकिस्तान के नौजवानों में से हो जो कि शेर व अदब से लेकर मौसीकी की तरवीज, उसको ओन करना, उसको एम्ब्रेस करना, उस पे फ़ख्र महसूस करना, ख़ुद भी करते हो और दूसरों को भी सिखलाते हो। खुश रहो, जीते रहो, और जब तुम्हारी किताब पब्लिश होगी तो तब एक और नशिस्त उधार रही, तब हम तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए बुलवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत मशकूर हूँ, और पीटीवी का भी। और मैं मुंतज़िर हूँ कि किताब जब आए तो मैं दोबारा आऊँ, और जब उसके बाद जॉन एलिया वाली किताब आए तो हम दोबारा उस पर तो हम एक तवील नशिस्त रखेंगे, और उसमें बहुत लुत्फ़ आएगा कि उनकी तुम हमें उर्दू, और फिर क्योंकि तुम शेर पढ़ते भी बहुत अच्छा हो तो तुम उसमें उर्दू हमें पढ़ के सुनाना और फिर उसका अंग्रेजी तर्जुमा। तो ये मेरे ख्याल है बड़ी यादगार नशिस्त होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जीते रहो, खुश रहो। आपका शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल एपिसोड में हमारा साथ दिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।